चलो क्वेश्चन नंबर 17। The balance sheet of O Limited and P Limited is on 31st March 2000 are as under rupees in lakhs, equity share of 10 each, reserves 12% डिबेंचर क्रेडिटर्स। इस पे से अपन टेक ओवर करेंगे डिबेंचर और क्रेडिटर्स। ठीक है। असेट्स पे है फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो मिसलेनियस को छोड़ के बाकी का तीन टेक ओवर हो सकता है। Investment of O represents 1,25,000 shares of P, and investment of O represents 1,25,000 shares of P. Investment of P are considered worth rupees 30 lakhs. ठीक है। O represent 1,25,000 शेयर ऑफ P. O के पास P का शेयर है और इन्वेस्टमेंट ऑफ P आर कंसिडर वर्थ रुपीज 30 लाख। P के बैलेंस शीट में भी देखो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो लोग ने ये नहीं बोला है कि P के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर ऑफ O है, यानी कि वो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट रहेगा, कहीं और उसने इन्वेस्ट किया रहेगा और उसका वो मार्केट वैल्यू बता रहा है 30 लैक्स, यानी कि वो इंटर कंपनी नहीं है, सिर्फ ओ के पास इंटर कंपनी। ठीक है। पी लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय ओ लिमिटेड। ठीक है। तो पी सेलिंग, ओ परचेजिंग, यानी कि परचेजिंग के पास सेलिंग का शेयर है। On the basis of intrinsic value of shares of their respective books of account, prepare statement showing number of shares to be allotted by O to P and balance sheet of O after absorption of P. एंट्रीज वगैरह कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है और नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करेंगे, यानी कि पीसी कवर की, ये अपने को पूछा है। अब कल के सब में हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था, एंट्रीज वगैरह सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया, तो इस पर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बनाए। तो एनएपीसी डिफरेंस और डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू वाला समय तो अपने को ओ और पी दोनों का एनए लगेगा। ठीक है। और एक ही एनए में अपन दोनों कवर करने को ट्राई करेंगे, अमालगमेशन और आईवी का है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। फर्स्ट है फिक्स्ड असेट। किसी का भी फेयर वैल्यू वगैरह दिया नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है वही फेयर वैल्यू 110 और 50। इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे जो अपन इन्वेस्टमेंट लेंगे ना, वो सिर्फ आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ले, इंटर कंपनी वाला नहीं ले। इंटर कंपनी वाला बाद में अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि एनए फॉर अमालगमेशन में इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं करते। ठीक है। एनए फॉर आईवी में सब कुछ टेक ओवर होता है, यानी कि सब कुछ अपन लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर एंड रिजर्व को छोड़ के, इक्विटी शेयर रिजर्व और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उसको छोड़ के बाकी सब कुछ लेते हैं। लेकिन अमालगमेशन में ध्यान में रखना, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट कभी टेक ओवर नहीं होता। और वैसे भी एक्चुअली जो अमालगमेशन का एनए फाइंड कर रहे हैं ना, वो अपना पी का है, और पी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटर कंपनी वाला नहीं है, ओ में। ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स रहता कि सपोज पी के पास इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, तो ये सेकंड केस अभी अपना सीखना बाकी है कि सेलिंग के पास परचेसिंग का शेयर रहेगा तभी क्या करना। लेकिन उस पर भी सेम पॉइंट आएगा कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट कभी टेक ओवर नहीं होता। सिंपल लॉजिक है, अगर पी के पास ओ का शेयर्स है और अगर वो ओ ने टेक ओवर कर लिया तो बाय बैक हो जाएगा ना। तो इंटर कंपनी कभी अपने को लेना नहीं, अमालगमेशन, ये ध्यान में रख। ठीक है। आईवी के लिए सब कुछ आता है। तो जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है, ओ का तो इन्वेस्टमेंट इंटर कंपनी है, पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे 25 का है, लेकिन उसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है 30 लैक्स। ठीक है। तो अपन 30 लेगा।
करंट एसेट में रिवैल्यूड अमाउंट कुछ दिया नहीं है, तो सेम आएगा 40.25, 3.25। प्लस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इसमें आएगा 12% डिबेंचर, 11 और 5.5 क्रेडिटर्स, 8 और 2.75। NA फॉर अमालगमेशन, ठीक है। चलो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। ओ के पास पी का शेयर है, ठीक है, ओ के पास पी का शेयर। जो नंबर ऑफ शेयर्स अपने को दिया है वो है 1,25,000, यानी कि 1.25 लाख, ठीक है। और इसका प्राइस क्या पकड़े गए, तो ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है 16.25 ओ के बैलेंस शीट में, वो तो उसका कॉस्ट रहेगा। 16.25 में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था। अभी उसका फेयर वैल्यू कितना, क्योंकि हर एसेट अगर अपन फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं तो इवन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी फेयर वैल्यू पे लेना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू यानी कि अभी का शेयर का लेटेस्ट वैल्यू। तो आईवी वो शेयर का वैल्यूएशन का वन ऑफ द मेथड ही है ना, तो जो आईवी फाइंड करेंगे वही अपना फेयर वैल्यू गिना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ओ में है, तो पहले पी को क्लोज करो, पी का आईवी निकाल लो, और वो आईवी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो पहले इसको क्लोज करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका तो आईवी मिल जाएगा। और वही आईवी तुम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तुम लोग को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिलेगा, और बाद में ओ का भी आईवी मिल जाएगा। अगर रिवर्स है, सपोज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो पहले ओ को क्लोज करो, ठीक है, उसका आईवी निकालो, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का इसका आईवी मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, कि जहाँ पे दोनों जगह पे एक दूसरे का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले किसको क्लोज करो, क्योंकि अगर ये पहले क्लोज किया, आईवी निकाला, वो मल्टीप्लाई किया, तो इसका आईवी चेंज होगा, तो वो वापस यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसका आईवी चेंज होगा, तो ये तो चेन क्रिएट हो गया। पहले किसी को क्लोज कर ही नहीं पाएंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ऐसे टाइम पे अपने को इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने थर्ड केस में आएगा, बोथ कंपनीज आर हैविंग शेयर्स ऑफ ईच अदर। आ समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपन सेफ है, पहले इसको क्लोज नहीं करेंगे, पहले इसको क्लोज करो, तो 75 ये आएगा NA फॉर आईवी, उसको डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इन लैक्स में लो, नंबर ऑफ शेयर कितना है बताओ दोनों कंपनीज का। पहले का 5, इसका 5, इसका 2.5, तो 75 डिवाइड बाय 5 दोनों को मिल जाएगा आईवी 15। अब ये 15 यहाँ पे प्लेस करो, ठीक है, ये 15 यहाँ पे रख दो, तो 1.25 इंटू 15, 30, 18.75, ऐड करो,
150 डिवाइड बाय 2.5, समझा? 60। तो पहले तुम लोगों ने ये फाइंड किया, उससे तुम लोग को ये मिला और उससे ये मिला, समझा? पहले ये फाइंड करना है तो ये मिलेगा, बाद में ये। क्लियर? डन। चलो अभी जाते हैं सेकंड स्टेप में। एक बार आईवी मिल गया तो आगे का स्टेप रूटीन वैसे बढ़ेगा। तो सेकंड पीसी। पीसी के लिए पहले अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, इक्वल टू आईवी ऑफ पी लिमिटेड डिवाइड बाय आईवी ऑफ ओ लिमिटेड इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड। आईवी ऑफ पी 15, आईवी ऑफ ओ 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर 5, 1.25। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है तो ये अपना नंबर ऑफ शेयर अपने को मिल जाएगा। चलो अभी ये अपना फाइनल नंबर ऑफ शेयर नहीं है क्योंकि अपन फर्स्ट केस कवर कर रहे हैं, परचेसिंग के पास सेलिंग का शेयर है। तो अपन क्या माइनस करते हैं, पहला नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड और मैं नेक्स्ट टाइम क्या है माइनस, हाँ, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ शेयर, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग। ठीक है। तो अपने को प्रोपोर्शनेट होल्डिंग माइनस करना है। अब देखो इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है 5 और इसके पास 1.25 शेयर, यानी कि अपन कितने ऑनर है ये अपन फाइंड कर सकते हैं। तो 1.25 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 25% अपन ऑनर है। तो 25% अपने को फ्लैट इसमें से माइनस करना है, जो बाकी का शेयर्स है वो अपन इश्यू करें। ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू 1.25 लाख माइनस प्रोपोर्शनेट होल्डिंग, यहाँ पे 1.25 डिवाइड बाय 5 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। ये किस पे, 1.25 पे, यानी कि 25%। कितना आएगा? 0.25। तो नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड 1 इंटू इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, यानी 1.25 डिवाइड बाय 5 यानी 25% ही होता है ना। मैंने वो परसेंटेज में लिखने के जगह पे प्रोपोर्शन में लिखा। 1.25 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 5। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली से डिवाइड बाय 5 किया। अरे नहीं,
रुको, अननेसरी वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इक्वल टू 25%। हाँ अभी बताओ। 3125। अरे परसेंटेज निकाला, 1.25 आउट ऑफ 5 लाख यानी कितना परसेंट हुआ? तो 25%। तो 1.25 का 25%। वैसे। हाँ वही। मैंने वो परसेंटेज लेके की जगह पे प्रोपोर्शन ही लिखा था वैसे। जाने दो, तुम लोग को जो कन्वीनियंट है वो फॉलो करो। 9375। ये अभी भी नंबर ऑफ शेयर पॉइंट पे नहीं है, ये लैक्स में है, यानी कि 93,750 शेयर्स। ठीक है, अभी भी राउंड ऑफ नंबर ही है। मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस बताओ। परचेजर का आईवी यानी कि 60, तो दोनों को मिलेगा पीस 56.25। इसका चाहे तो ब्रेकअप यहाँ पे लिख के रखो। 56.25 में से इक्विटी शेयर में जाएगा 0.9375 इंटू 10, 9.375। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 0.9375 इंटू 50। 10 का ही शेयर है ना? कितना आ रहा है? हो गए। अभी लास्ट पार्ट, डिफरेंस। एन ए किसका लोगे? ओ का, पी का, या दोनों का? पी का। सेलिंग कंपनी, ठीक है। तो 15 माइनस पीसी 56.25। एन ए 15 नहीं है, सॉरी, एन ए ये है 75, एन ए फॉर अमालगमेशन। ठीक है, ये तो आईवी है 15, तो 75। पीसी 56.25। एक और पार्ट है, क्या लेना है? फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ओ के बुक्स में है, ठीक है, और ये जो 18.75 है वो उसका फेयर वैल्यू ही है ना। अभी जो लेटेस्ट प्राइस है उसी के ऊपर हमने वैल्यू किया है, तो ये उसका फेयर वैल्यू ही है। कल के सब में क्या हुआ था कि जो अपन इन्वेस्टमेंट लिया था उसका फेयर वैल्यू अपन पीसी के प्रपोर्शन में लिया, कि अगर 40% के लिए इतना तो 60 के लिए कितना। ठीक है, वो अपन लिया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहला वाला जो सम था वो आईवी वाला नहीं था, तो अपने को एनए में फेयर वैल्यू मिला ही नहीं। अब ये सब इजी हो गया है। क्यों इजी हो गया है? क्योंकि ये अपने को एनए में ही फेयर वैल्यू दे रहा है, तो डायरेक्टली 18.75 ये फेयर वैल्यू अपने को यहाँ पे माइनस कर। समझ में आया? ठीक है। तो ये दोनों को माइनस करो, बताओ नेट क्या आ रहा है? जीरो। तो ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व।
हो गया क्या, आगे बढ़े? चलो अभी अपने को प्रिपेयर करना है डायरेक्टली बैलेंस शीट। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन पर्पज के लिए अपन एंट्रीज वगैरह का फ्लो एक बार याद करते हैं, क्योंकि जो तुम का हाल है मुझे लग रहा है कि रिवाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेलिंग कंपनी का पी लिमिटेड का अपन एंट्रीज याद करते हैं। ठीक है, जर्नल याद करते हैं। तो पहला ट्रांसफर बैलेंस शीट एंड बुक वैल्यू। ठीक है, तो उस पर रेगुलर जो असेट्स है उसको ट्रांसफर करेंगे। So realization account debit to fixed asset 50, to investment 25, to current asset 3.25। पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटर कंपनी नहीं है, वो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है। और ये स्टेप में ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, तो 30 ट्रांसफर नहीं होगा, 25 ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। तो इक्विटी शेयर होल्डर टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 9.25। ठीक है, उसके बाद में इक्विटी शेयर एंड रिजर्व ये जाएगा अगेन इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, डिबेंचर और क्रेडिटर जाएगा रियलाइजेशन। तो एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अपना पहला स्टेप खत्म। अब स्टेप नंबर 2, पीसी रिसीवेबल, पीसी रिसीवेबल। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो 56.25 का पीसी है ये 75% के लिए है। क्यों 75? 25 तो हमने पहले माइनस किया ना। ठीक है, तो ये 75 के लिए। तो 100 के लिए कितना, पहले ये फाइंड करो। 75 के लिए 56.25, तो 100 के लिए कितना, 75। ठीक है, तो अपन पहले पीसी रिसीवेबल बताएंगे, उस पर अपन लिखेंगे ओ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उस पे आएगा 75। ओ लिमिटेड टू रियलाइजेशन 75, पूरा 100% बता है। ठीक है, उसके बाद में जितना 25% वाला अमाउंट है वो अपन कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर होल्डर टू ओ लिमिटेड 25%, यानी कि 75 का 25% डायरेक्ट ले लो, आ जाएगा 18.75। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस करके नेट पीसी आ गया 56.25, जो अपना एक्चुअल पीसी। तो ये दो स्टेप में अपने को पीसी रिसीवेबल बताना। पहले 100% रियलाइजेशन में लिखो ताकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस गलत ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में इक्विटी शोल्डर के सामने क्रॉस कैंसिल करो। अब जो बाकी का रियल पीसी है 56.25 ये अपने को रिसीव होगा। ठीक है, तो अपन एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर इन ओ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ओ लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, 56.25। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो ये अपना एंट्री अभी पीसी रिसीव्ड तक का हो गया। पर में 3A सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर, सब असेट टेक ओवर हुआ, ऐसा कोई असेट नहीं है तो हो गया। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, सभी लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ है तो भी गया। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सब में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो भी नहीं है। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो यही इक्विटी शेयर इक्विटी होल्डर को दे देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स इन ओ लिमिटेड 56.25। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इन ओ लिमिटेड अकाउंट अभी क्लोज हो गए। बाद में लास्ट रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए। सिर्फ केयरफुल ये 3 एंट्रीज के लिए रहेगा, पीसी रिसीवेबल एंड पीसी रिसीव्ड के। पता चला? क्लियर है ना एवरीवन? चलो, अब एंट्रीज इन परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी के बुक में सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आओ। और वो लेके कैसे आओगे, पीएनएल के थ्रू या गुडविल कैपिटलिज्म के थ्रू? पीएनएल के थ्रू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को पहले फेयर वैल्यू पे लेके आना है और वो पीएनएल के थ्रू लेके आना, गुडविल या कैपिटलिज्म के थ्रू नहीं। अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है बताओ? 16.25, और उसका जो फेयर वैल्यू है 18.75 है, यानी कि वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज है?
2.5, तो 2.5 के लिए अपन एंट्री लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन पी टू PNL 2.5। ऑटोमेटिकली इसके बाद में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 18.75 हो जाएगा। 2.5 से वैल्यू को बढ़ा दिया, तभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा 18.75। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगा, उस पर अपन बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, तो उस पर अपन लिखेंगे फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, ये सब कितना 50, 30, 3.25। टू डिबेंचर 5.5, टू क्रेडिटर्स 2.75, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये 9.375, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये 46.875, ये हो गया पीसी। अब इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करो। सो इन्वेस्टमेंट इन पी कौन से अमाउंट पे 18.75 पे फेयर वैल्यू, ठीक है। अब एंट्री को क्लोज करोगे तो यहाँ पे सिंस डिफरेंस जीरो है एंट्री यहाँ पे टैली हो जाए। समझा? तो गुडविल या कैपिटल हो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। पता चला? तो इसके लिए इससे क्या तुम लोगों को सीखने को मिला कि जो बेसिक थिंग्स मैंने लिखवाया है वो तुम लोगों को कंपलसरी रिवाइज करके ही इसका सम लेने का, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम लोग को हर मेथड में हर ये जो केस है उस पे जो रूल्स है वो तुम लोग को प्रॉपरली पता रहना चाहिए, तो ही तुम लोग उसका सम सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज रेगुलर अकाउंटिंग एंट्रीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने को आना है डायरेक्टली बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ ओ लिमिटेड बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ओके रेडी? चलो सबसे पहले स्टार्टिंग का पार्ट तो तुम लोग को ही लिखना है। असेट्स उसमें नॉन करंट, उसमें पीपी। असेट्स उसमें नॉन करंट एसेट, उस पे पीपी, उस पर डायरेक्टली अमाउंट लिख दो 110 + 50, 110 + 50। ओके, अब हर सब में तुम लोग को याद करना है कि तुम लोग को गुडविल या कैपिटल जो क्या मिला, मतलब गुडविल मिला रहेगा तो पीपी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा गुडविल। ठीक है, यहाँ पे अपने को डिफरेंस आया 0, तो गुडविल नहीं है, तो डायरेक्टली अपन जाएंगे इन्वेस्टमेंट पे। पहला आएगा पीपी, उसके बाद में गुडविल, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ तीन चीजें रहेगा नॉन करंट। ठीक है, तो गुडविल तो नहीं है तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट को कैसे लिखोगे? फाइनेंशियल असेट अंडरलाइन करके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लिखो बी, फाइनेंशियल असेट अंडरलाइन करके इन्वेस्टमेंट। अब इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट अपन कभी टेक ओवर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है पी का, ठीक है, वो आउटसाइड का है, वो इंटर कंपनी नहीं है, तो हमने वो टेक ओवर किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक आएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर ओ का खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आएगा, लेकिन वो इंटर कंपनी रहना नहीं चाहिए। क्यों इंटर कंपनी रहना नहीं चाहिए? क्योंकि इंटर कंपनी तो अपन राइट ऑफ कर चुके रहेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट रहा ही नहीं वो। पॉइंट समझा? तो ओ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटर कंपनी है, इसके लिए ओ का नहीं आएगा, सिर्फ पी का आएगा, 30 रुपीज का। ठीक है, लेकिन अगर सपोज वहां पे उन्हें ब्रेकअप दिया रहता ओ के इन्वेस्टमेंट में, कि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड का है और कुछ इंटर कंपनी है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होगा? पहला, जो आउटसाइड का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। अगर उसका फेयर वैल्यू बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू पकड़ लेने। और जो इंटर कंपनी रहेगा वो नीचे जाएगा अलग से, अमालगमेशन के बाद। समझा? ठीक है, तो आउटसाइड वाला इन्वेस्टमेंट इवन बैलेंस शीट में भी आएगा, ओ का भी और पी का भी। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ओ का नहीं आएगा, सिर्फ पी का आएगा, तो सिर्फ 30 रुपीज लिख दो। और नेचर बताया नहीं है, इसके लिए कुछ नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हेडिंग करेंट असेट्स। करंट असेट में सबसे पहला है इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद में है फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल में ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दो अपने को काम का है। ठीक है, और बाद में आएगा अदर करंट असेट, अगर उसमें कुछ रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम लोग को तो करंट असेट के नाम पे एक ही सिंगल हेडिंग दिया है, करंट असेट, ब्रेकअप वगैरह है नहीं, तो तुम लोग भी डायरेक्टली एक ही हेडिंग में लिख दोगे, करंट असेट्स, ब्रैकेट में डाल दो 40.25 प्लस 3.25, 40 प्लस 3.25। ठीक है, टोटल अपने को तो सब में बैलेंस शीट दिया है, उसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी दिया है। ठीक है, वो आएगा क्या? अदर इक्विटी से माइनस करेगा। ठीक है, और वो भी सिर्फ ओ का, पी का हम लोग टेक ओवर करते ही नहीं। ठीक है, तो वो भूलना नहीं है, वो लेना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस पे इक्विटी, उसके अंडर ए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज्ड दिया है, नहीं दिया? इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है चेक करो, ओ का 25। उस पर हम लोग नया जो शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 9.375 का इश्यू कर रहे हैं, बराबर। बाकी का तो प्रीमियम है ना, वो अदर इक्विटी में जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, टोटल कितना हो जाएगा? 34.375। बराबर ना? 25 है ना? हाँ, मैंने वैल्यू ही लिखा है। इस पे नंबर ऑफ शेयर वगैरह नहीं लिखा चलता है, वो इंटर में वो सब फाइनल अकाउंट में रिक्वायर्ड रहता है।
सीओटीसी का नोट लिखना पड़ेगा, तो नीचे ब्रैकेट डाल दो। आउट ऑफ द अबव, आउट ऑफ द अबव 93,750, ये वाला 93,750 इक्विटी शेयर्स, equity shares were issued for consideration other than cash। ठीक है, चलो तो ये अपना इक्विटी शेयर हो गया है। अभी नेक्स्ट अदर इक्विटी, अदर इक्विटी। अब इसका ऑलरेडी कितना रिजर्व दिया हुआ है, ओ का रिजर्व करके ही है कि क्या नाम है, रिजर्व्स ऑफ ओ लिमिटेड, इनर कॉलम में लिखना कितना, 135, 131, ओके। तो 131 अपने को रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया, तो 2.5 से वैल्यू बढ़ा था ना। ठीक है, अपने को पीएनएल अकाउंट अलग से दिया नहीं है, तो वो ये रिजर्व में इंक्लूड रहेगा, पीएनएल अकाउंट। आ रहा है समझ में, तो उसी में ही ऐड कर लो, ऐड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5। वो आएगा, वो लास्ट में माइनस कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एनए में कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, पीसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है, तो वो ले लो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 46.875। उसके बाद में डिफरेंस, उस पर अगर कैपिटल जो आया रहेगा तो वो अपने को लेना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जीरो है तो वो नहीं आएगा। अब टोटल ले लो, 1.375, और उसके नेक्स्ट टाइम में लिखो मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट है, 8.5, इसमें सिर्फ ओ का आएगा। समझ में आया क्या? चलो अभी नेक्स्ट अदर इक्विटी अपना हो गया है, तो नेक्स्ट आएगा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी, उस पे एक ही अपना हेडिंग एप्लीकेबल है जो है बोरोविंग्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर है। ठीक है, तो फॉर्मेट को कंटिन्यू करो, लाइबिलिटीज उस पे नंबर वन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अंडरलाइन करके नेक्स्ट टाइम में नॉन करेंट लाइबिलिटीज अंडरलाइन करो, ए फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अंडरलाइन करके इन्वेस्टमेंट, सॉरी बोरोविंग्स, बोरोविंग्स एक ही लाइन का नोट बनेगा, बना ही देते, बोरोविंग्स का एक नोट बना दो।
बोरोविंग्स, उस पर लिखो क्या है, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 11 प्लस 5.5। आइडियली नोट बनाना पड़ता है, अब टाइम नहीं रहेगा तो फिर लिख देने का, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है वैसे हो। ये बोरोविंग में मल्टीपल चीजें आती है ना, बैंक लोन भी आता है, डिबेंचर्स भी आता है, तो क्या है बोरोविंग, तो आइडियली उसका नोट रिक्वायर्ड है। चलो अभी नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करो उस पे, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेबल्स, उस पे ट्रेड पेबल्स। अब इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्स पेपर नहीं दिया रहेगा तो अपन नहीं लिखते, तो एक ही सिंगल आइटम है। 8 + 2.75, 8 + 2.75 टोटल, 233.5। तो यहाँ पे अपना पहला केस दोनों वेराइटी से खत्म हुआ, एक विदाउट आईवी और एक विथ आईवी। ठीक है, एक और सम अपन ये सेगमेंट के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, वो अगेन विदाउट आईवी वाला सम है, लेकिन उस पे वापस वो पहला हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, 6 महीने के बाद का बैलेंस शीट बनाना था। तो वो कंसेप्ट है, 6 महीने के बाद अमालगमेशन हो रहा है, तो पहले 6 महीने के बाद का बैलेंस शीट बनाना है, और बाद में अमालगमेशन में केस 1 अपना ये वाला केस एप्लीकेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 16, the balance sheet of Big Limited and Small Limited on 31st March 95 were as follows: equity share capital 10% preference share capital, अब इसमें preference share भी दिया है, जनरल इज ऑफ P&L क्रेडिटर्स, तो स्पेसिफिक क्रेडिटर्स टेक ओवर होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट 6000 शेयर्स ऑफ स्मॉल, बिग के पास है। ठीक है, तो परचेजर के पास सेलिंग का शेयर है, अपना केस 1 एप्लीकेबल। ठीक है, स्टॉक डेटर्स कैश एंड बैंक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, Big Limited has taken over the entire undertaking of Small Limited on 39/95 और बैलेंस शीट दिया है 31st March 95, यानी कि 6 महीने के बाद टेक ओवर हो रहा है। ऑन विच डेट द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड करंट लायबिलिटीज वेयर इज अंडर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहां पे उन्होंने सितंबर का करंट एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तो हमने ऐसा रिजन किया था कि बैंक को छोड़ के बाकी का जो करंट एसेट है, स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स, वो सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे वो लोग ऐसे नहीं करे, यहाँ पे वो लोग बता रहे कि 6 महीने बाद ऑब्वियसली बिजनेस होगा तो ये करंट एसेट चेंज होना ही है, वरना प्रॉफिट कहाँ से आएगा। ठीक है, परचेज सेल हुआ, इसका मतलब कि डेटर क्रेडिटर चेंज होना चाहिए, स्टॉक चेंज होना चाहिए, तो वो सब में अपन वो इलॉजिकल एजम्पशन किया था, लेकिन अपने पास कोई वे नहीं था। अब यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये जो वो लोग वैल्यूज बता रहे हैं, ये रिवाइज वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये 6 महीने के बाद का बुक वैल्यू ही बता रहे हैं, समझा। तो स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है,
तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में अपन ले लेंगे. Profit earned for the half year ended 30th September 95 after charging depreciation at 5% on building, 15% on machinery and 10% of furniture are big 1,02,500, small 54,000. तो तीनों सेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया. अब ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पे इवन दो रेट 5% पर एनम ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे एज्यूम करेगा कि 5% पूरे साल का है, तो 6 मंथ्स के लिए 5% इंटू 6/12 करना पड़ेगा. तो फ्लैट 5 मत लेना, ये एज्यूम करके पर एनम लिखा नहीं है, ये पुराना समय, तो वो टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, ठीक है. तो 5% पर एनम ही है, तो अपने को 6 मंथ्स का ही कंसिडर करना है. क्लियर. ऑन 30 August 95 both the companies have declared 15% dividend for the year 94-95. 30 अगस्त 95 को डिविडेंड डिक्लेयर किया. वो तो मार्च का बैलेंस शीट है, तो उस पे है या नहीं वो तो अपन कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे. हाँ, जानबूझ के एकदम प्रॉपर वो लोग ने सम को ड्राफ्ट किया. डेट क्या दिया है देखो, 30 अगस्त 95 को डिविडेंड डिक्लेयर किया. कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से विद इन 30 डेज 1 मंथ के अंदर डिविडेंड पे करना पड़ता है. तो अगर 30 अगस्त को डिक्लेयर किया तो 30 सितंबर से पहले पे हो जाएगा, और अपना जो बैलेंस शीट बनेगा वो 30 सितंबर को बनेगा, ठीक है. तो उसमें बैलेंस शीट में ये डिविडेंड नहीं आएगा, वो पेड रहेगा. लेकिन रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट से पूछ लेना. और तुम लोग का ग्रुप 3 हो चुका है, ग्रुप 4 में हो तुम लोग. ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड एक महीने पहले डिक्लेयर हुआ था, वर्ड डिक्लेयर्ड है, तो आइडियली डिविडेंड पेएबल बताना चाहिए, डिविडेंड पेड करके नहीं बताना चाहिए. लेकिन क्योंकि डेट प्रॉपरली दिया हुआ है 30 अगस्त और 30 सितंबर का बैलेंस शीट बना रहे, तो वो डेट के हिसाब से अपने को डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा. ये इम्प्लाइड एजम्पशन है जो अपने को फॉलो करना. समझ में आया. Goodwill of Small Limited has been valued at rupees 50,000. Other fixed asset at 10% above their book values on 31st March 95. Other fixed asset at 10% above their book values on 31st March 95. ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि इसका दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ सकता है. अब तुम लोग इंटरप्रिटेशन क्या निकाल दो पहले वो बताओ, पता चला कि वो तीसरा या चौथा इंटरप्रिटेशन. सपोज ये बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग 1 लाख का है, स्मॉल का, ठीक है. तो वो लोग बोल रहे कि अदर फिक्स्ड असेट वो दोनों को वैल्यू करना है 10% अबव द बुक वैल्यूज ऑन 31st March 95. ओके. तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऑलरेडी 110 है या वो 100 है, दोनों को 110 पे लेके जाना है. लाइन कंटिन्यूशन में रीड करो, पूरा सेंटेंस एक साथ रीड करो. Goodwill of Small Limited has been valued at rupees 50,000. Other fixed asset at 10% above their book value on 31st March 95. ओके. अच्छा, तुम लोग को जो डाउट है कि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो मुझे बताओ गुडविल बैलेंस शीट में है क्या. तो नीचे लिखे गुडविल इज वैल्यूड. हाँ, तो फिक्स्ड एसेट का क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हो.
जो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू निकाला है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ नहीं है। गुडविल का अगर अभी निकाल रहे हो वैल्यू, पहले नहीं था, तो अदर फिक्स्ड एसेट का भी सेम है ना, वर्डिंग सेम ही है। तो ये दोनों का तीसरा इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, पहले दो में ये नहीं मैच होता है। तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो प्रॉपर है, उसको सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट 110% है। ठीक है, अभी भी अपन पहले और दूसरे इंटरप्रिटेशन में नहीं जा रहे। जो बैलेंस शीट में वैल्यू है 1 लाख वो प्रॉपर वैल्यू है, लेकिन उसको 110% पे लेके जाना है, यानी कि 1,10,000 पे लेके जाना है। ठीक है, अब इस पे दो इंटरप्रिटेशन क्या आता है वो मैं दोनों को बताता हूँ। एक इंटरप्रिटेशन ऐसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि 31 मार्च को उसको 110 पे लेके जाओ, यानी कि 1,10,000 पे लेके जाओ। तो ये लेके कभी गए? 31 मार्च को लेके गए, तो उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो मार्च का वैल्यू हुआ, अभी अपन सितंबर में है। चेंज मार्च में कर रहे हैं, लेकिन अपन अमालगमेशन करें 30 सितंबर को, और अपने को सितंबर का फेयर वैल्यू चाहिए, मार्च का फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। तो अगर तूने असेट को मार्च में रीवैल्यू किया और टेक ओवर किया सितंबर में, तो ये टाइम में 6 महीना पास हो गया, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा ना। समझा? पता चला? ये एक इंटरप्रिटेशन। और दूसरा इंटरप्रिटेशन कि आज का वैल्यू कितना। ठीक है, तो वो लोग ने सेंटेंस कैसे दिया कि गुडविल वैल्यू हुआ, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है वो, उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू किया कि अदर फिक्स्ड एसेट वैल्यू हुआ 110% ऑफ मार्च, यानी कि वैल्यूएशन आज का ही है, लेकिन वैल्यू कितना? तो मार्च का जितना वैल्यू है उस पर 10% ऐड करो, वो आज का वैल्यू, यानी कि 6 मंथ्स का माइनस नहीं करना। सेंटेंस कंटिन्यूशन में तुम लोग थोड़ा वो ध्यान से सुनो और उसको समझने को ट्राई करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैल्यूएशन वो लोग आज का बता रहे, सितंबर का बता रहे, सेंटेंस एक ही साथ एंड करके दो सेंटेंस को लोग ने कंबाइन किया। तो ने पहले क्या बोला कि गुडविल इज वैल्यूड एट ₹50, ठीक है, एंड अदर फिक्स्ड एसेट इज वैल्यूड एट 110% ऑफ वैल्यू ऑफ मार्च। समझा? वैल्यू आज का ही बता रहे, लेकिन आज का वैल्यू कैसे बता रहे? तो जितना मार्च का वैल्यू था वो 110% बढ़ गया है, यानी कि वो वैल्यू आज का ही है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मार्च के वैल्यू में 110% ऐड कर, यानी कि मार्च में रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, रिवैल्यूएशन आज ही हो रहा है, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरा 3 साल पहले जितना पगार था उस पर 20% बढ़ गया, तो वो बढ़ा कभी? वो आज ही बढ़ा है, तो 3 साल पहले का मुझे ऐड नहीं करना है। ठीक है, आज का प्राइस फाइंड करने के लिए मैं 3 साल पहले का प्राइस लूंगा, उस पर 20% ऐड करूंगा, तो मुझे आज का प्राइस मिलेगा। पॉइंट समझा? तो उसमें मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 3 साल पहले का जो मेरा पगार था, कंपनी में मैं काम कर रहा था, वो पगार में 20% बढ़ा, और 3 साल में जो कंपनी ने इंक्रीमेंट दिया वो भी वापस ऐड करते जाओ। गुडविल आज ही सब, अरे जब भी अमालगमेशन होता है तब भी वैल्यू फाइंड करते हैं ना। अगर अमालगमेशन नहीं हुआ तो तुम लोग वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हो? तुम लोग को रिवैल्यू करना विदाउट रीजन अलाउड भी नहीं है, तो क्यों फाइंड कर रहे हो? मार्च में अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसमें अगर सपोज तुम लोग को फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू करना है ना, तो जो पीपी का इंडेक्स है, इंडेक्स 16, वो तुम लोग को दो मेथड बनाता है, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अगर तुमने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया ना तो तुम लोग असेट्स को रिवैल्यू नहीं कर सकते। तो जो कॉस्ट है उसी में डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो, वो मार्केट प्राइस से बहुत कम है, तो भी वही वैल्यू को कंटिन्यू करते रहे, यानी कि वो ट्रेडिशनल मेथड अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट का जो है वही, तो लोग उसको मार्केट वैल्यू पे लेके नहीं आ सकते। और दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में तुम लोग हर साल असेट को मार्केट वैल्यू पे ला सकते हो, लेकिन अगर तूने रिवैल्यूएशन मॉडल एक्सेप्ट किया है तो वो वन टाइम सिलेक्शन तुम लोग को मिलेगा जब भी तुम लोग ए से इंड एस में आओगे।
एक बार कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट कर लिया तो रिवैल्यूएशन में जा नहीं सकते, रिवैल्यूएशन सिलेक्ट किया तो कॉस्ट में जा नहीं सकते। अगर तूने स्विच ओवर किया तो वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट होता है। ठीक है, तो उसका दोनों को पूरा इम्पैक्ट पीएनएल पे क्या जा रहा है वगैरह वो सब दोनों को प्रेजेंट करना पड़ता, पता चला। और उसका भी रीजन दोनों को ऑडिटर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों किया, वरना ऑडिटर उसका नेगेटिव रिमार्क देगा, या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा या तो एडवर्स रिपोर्ट देगा अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। समझ गए। ठीक है, तो ये सब उसके इम्प्लीकेशंस आते हैं, तो तुम लोग अपने मन के हिसाब से उसको रिवैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, और वो भी सिर्फ फिक्स्ड एसेट के लिए है, करंट एसेट के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो करंट एसेट तो वो रिवैल्यू हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये लाइन का ये दो इंटरप्रिटेशन आता है। अब सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों का ये सम है। सीए फाइनल को आया था नवंबर 96 में और जून 17 में आया था सीएमए वालों। ठीक है, तो सीए और सीएमए दोनों ने ये लाइन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिया। सीए ने एज्यूम किया कि ये जो वैल्यू है वो आज का ही वैल्यू यानी कि 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस मत करो। और सीएमए ने ऐसा एज्यूम किया कि ये 6 महीने पहले रिवैल्यूएशन हुआ, मार्च में रिवैल्यूएशन हुआ, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो अपन फॉलो करेंगे सीएमए वाला कि ये जो रिवैल्यूएशन है वो मार्च में हुआ और 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो अपन लेंगे। बुक्स में नहीं किया ना, बुक्स में नहीं किया ना, बुक्स पे इफेक्ट ही नहीं लिया। सिर्फ एनए में वैल्यू लेने के लिए हमने इसको कंसिडर किया कि ये रिवैल्यूड अमाउंट मार्च का है, तो 6 महीने बाद का डिप्रिसिएशन माइनस करके आज का रिवैल्यूड अमाउंट कितना। तो ये सब कुछ हो रहा है वो वर्किंग नोट में हो रहा है, रियल बुक्स पे रिवैल्यूएशन कर ही नहीं रहे। जैसे गुडविल के वैल्यूएशन में अपन असेट्स को रिवैल्यू का कैपिटल एम्प्लॉयड में लेते हैं, लेकिन रियल बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी इफेक्ट दे रहे। एक बार गुडविल का वैल्यू फाइंड हो गया, वो पेज है जिसपे हमने पूरा वर्किंग किया है, पेज फाड़ के फेंक दो। अपना बुक्स अनटच है, बुक में एक भी असेट को रिवैल्यू नहीं किया। ना हमने नॉन ट्रेड को बुक से निकाला है, ना उसके इनकम को निकाला है, ना एबनॉर्मल आइटम को निकाला है, कुछ भी नहीं किया। अपना एफएमपी जस्ट एक वर्किंग नोट का पार्ट है, रियल में पीएनएल अकाउंट को रीओपन नहीं कर रहे। तो ये भी सेम है। और द पर्पज ऑफ अमालगमेशन अपन एनएपीसी डिफरेंस ये अपन रिकॉर्ड मीन्स ये फाइंड कर रहे हैं, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। रियल बुक्स में अपन एनएपीसी डिफरेंस का इफेक्ट नहीं ले रहे। वो कभी दे रहे हैं जब ये बुक्स को क्लोज कर रहे हैं और ओपनिंग एंट्रीज लिख रहे परचेसिंग में, तब भी उसका इफेक्ट आ रहा है। यानी कि वो अमालगमेशन स्टार्ट होने के बाद का ये इफेक्ट है। अमालगमेशन स्टार्ट होने के पहले का जो अकाउंट्स रहेगा वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएगा, उस पर अपन असेट्स को रिवैल्यू नहीं करें। पता चला। अब एक समय ऐसा था, मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि अभी भी वो अपने नोट्स पे है कि नहीं। वो सब में उन्होंने लाइन ऐसे लिखा, ये सेम एडजस्टमेंट का कि फिक्स्ड एसेट आर वैल्यूड 10% अबव द बुक वैल्यूज। ठीक है, उसपे ये डेट का गड़बड़ नहीं था। और बाद में उन्होंने लिखा कि आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन ए लिमिटेड विल टेक ओवर बी लिमिटेड। तो उस पर उन्होंने क्या गेम खेला कि उन्होंने पहले बोला कि फिक्स्ड एसेट आर वर्थ 10% अबव द बुक वैल्यू एंड आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन ए विल टेक ओवर बी लिमिटेड। यानी कि दोनों को अमालगमेशन से पहले सेलिंग कंपनी का फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू करना पड़े, वो रीवैल्यू करने के बाद में अमालगमेशन का रेगुलर वर्किंग स्टार्ट होगा। यानी कि वो बुक्स में इफेक्ट पहले देना पड़ेगा, जबकि ये सब का इफेक्ट अपन बुक्स में देते नहीं है। ये सिर्फ एनएपीसी डिफरेंस के लिए अपन वर्किंग नोट में अपन फाइंड कर, रियल बुक्स ऑफ अकाउंट अनटच है। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, समझा। और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया तो जब भी अपन सेलिंग कंपनी का बुक्स क्लोज करेंगे ना, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट जाएगा। अपन पहला लाइन क्या लिखते हैं, ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। अब वो जो रीवैल्यू अगर बुक्स में ही आ चुका है तो वो बुक वैल्यू बन गया ना। हाँ, समझा। तो ये एक सब में से हुआ था, एक्सेप्ट ये एक सब को छोड़ा, अगर ऐसे वर्डिंग को छोड़ा
तो बाकी सेलिंग कंपनी में अपन रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पहले से नहीं देते। इसके लिए अपन वो पहले स्टेप में ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू विदाउट रिवैल्यूएशन अपन ट्रांसफर कर। क्लियर? चलो, एक ही सब में बहुत कुछ है। आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ स्मॉल लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड 10% preference share of big limited, and equity shareholder of small limited are to receive requisite number of equity share of big limited valued at 15 per share in satisfaction of their claim. Show the balance sheet of big limited on 3995 assuming absorption is through by that date. तो रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना है। एक्सचेंज रेशियो अपने को दिया हुआ नहीं है, ठीक है। फेस वाले पे नहीं आए। 10 + 5 वो 15 तो परचेजर का वैल्यू है। Are to receive requisite number of equity share of big valued at 15 per share. तो बिग का शेयर 15 रुपए का है, स्मॉल का वैल्यू दिया नहीं। आईवी निकाल सकते। इसका जो आईवी रहेगा वो डायरेक्टली 15 ही रहेगा, ठीक है। अब तुम लोग को मैंने मेथड सिखाया था पीसी का, तो वो टाइम पे ऐसे मैंने बताया था कि एक एग्जांपल आई थिंक हमने लिखा भी था कि विद इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो वहां पे भी एन ए इक्वल टू पीसी दिया था। तो यहाँ पे भी सेम होगा, एन ए इक्वल टू पीसी आई। आईवी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आईवी मेथड के लिए परचेजर का आईवी भी अपन खुद फाइंड करें। यहाँ पे तो 15 रुपया दे दिए, ठीक है, तो आईवी मेथड नहीं है। अगर 15 रुपया नहीं दिया रहता ना तो अपन आईवी मेथड अप्लाई करें, दोनों का प्राइस अपन फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से वर्किंग करें। तो जब भी एक कंपनी का प्राइस दे दिया ना वहां पे आईवी नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे एन ए इक्वल टू पीसी, उसमें से पीसी और प्रेफरेंस माइनस करो तो अपने को इक्विटी का पीसी मिलेगा, और वो जो भी इक्विटी का पीसी मिलेगा डिवाइड बाय 15, तो दोनों का नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। समझा? और इसमें इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो जो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा वो बाद में आगे कंटिन्यू करेगा, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग वगैरह माइनस करो वो सब के लिए, ठीक है। जबरदस्त समय ना। इस पर रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड करने को बोला है? एंट्रीज वगैरह भी है, सिर्फ बैलेंस शीट है ना, चलो अच्छा।
एब्जॉर्प्शन के पहले का बैलेंस शीट अपने को बना 6 महीने के बाद का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया था, याद आया? ठीक है, चलो बोलते जाओ। बैलेंस शीट में क्या क्या है? पहला, लाइबिलिटी से स्टार्ट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल है। 6 महीने में कोई चेंज होगा? नहीं, सेम ही रहेगा। बताओ कितना कितना है? 8 लाख एंड 3 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के साथ साथ और क्या क्या दिया है? पीएनएल अकाउंट भी दिया है। तो जनरल रिजर्व अनटच रहेगा, क्योंकि सब में अपने को बोला नहीं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कुछ है, तो वो सेम रहेगा। पीएनएल चेंज हो, प्रॉफिट आएगा ना 6 महीने को। तो जनरल रिजर्व बताओ कितना? 3 लाख और 1 लाख। पीएनएल अकाउंट का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। नेक्स्ट क्या है? 2 लाख और 3 लाख। हो गया ना? लाइब्रेरी में आई थिंक इतने ही। असेट्स में आ जाओ, बताओ। पहला, बिल्डिंग। इसमें लेस 5% डिप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन 6 मंथ्स का, यानी कि 2.5% माइनस करो। ठीक है, बताओ कितना आएगा? दोनों कंपनीज का माइनस करना। 195। तो बराबर है। तो नेट डिप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, हाँ, 97,500। चलो नेक्स्ट असेट बताओ। उस पे कितना डिप्रिसिएशन है? 15% फॉर 6 मंथ्स। 7.5% हो जाएगा। तो 7.5% माइनस करो पहले का। 462,500। 277,500। चलो नेक्स्ट। उसमें कितना परसेंट है? ओके, 95 और 57। चलो नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल। उस पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कितना? 60। नेक्स्ट, स्टॉक। अच्छा, ये क्रेडिटर्स का तुमने कौन सा अमाउंट बताया? बैलेंस शीट का या नीचे वाला? नहीं, वो नीचे जो दिया है ना सितंबर का, वो वैल्यू है। बताओ क्रेडिटर्स कितना है? 180, 210।
ओके, स्टॉक का अगेन नीचे जो अमाउंट दिया है वो बताओ। 120, 150। नेक्स्ट डेटर्स 380, 250। ये कैश और बैंक ये अपने को बैलेंस फिगर लेना है। और क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? उस पर कोई चेंज नहीं है। 50 और 30। चलो अभी पीएनएल अपने को प्रॉपरली फाइंड करना है। पीएनएल का नंबर रखेंगे तो अपने को ये बैलेंस फिगर मिल जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, पीएनएल ऑन 30 सितंबर। सबसे पहले पीएनएल ऑन 31 मार्च कितना है? 2 लाख, 1 लाख। ये अपना ओपनिंग बैलेंस। इस पे अपन ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। कितना? आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो अपने को डिप्रिसिएशन तो माइनस करना ही है। ठीक है, तो बराबर। बताओ कितना? 154। अब इस पे से डिविडेंड माइनस होगा, डिविडेंड पेड। ठीक है, कितना डिविडेंड है? 15%। तो ये कैपिटल के ऊपर अपने को लेना पड़ेगा। पहले प्रेफरेंस का आएगा। ठीक है, तो अभी इक्विटी का लिखा है तो लिख लेते हैं, या फिर पहले प्रेफरेंस का आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस का कितना आएगा बताओ? 10% है तो 20,000। और इक्विटी का बताओ अभी। 120 और 45। 89। 1,82,000 आया समझ में? अब ये यहाँ पे रख दिया तो अपने को कैश और बैंक बैलेंस फिगर मिल जाए। क्लियर है? समझा ना? ओके, अब इस पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो डिविडेंड पे कर रहे हैं इंटर कंपनी है ना, तो स्मॉल ने जो डिविडेंड पे किया 45, उसमें वन ऑफ द इन्वेस्टर दी गए, तो उसको डिविडेंड मिलेगा ना। वो डिविडेंड पीएनएल में क्रिएट होगा, तो बिग के पीएनएल में एक और आइटम आएगा, डिविडेंड रिसीव। समझा? तो उससे डिविडेंड पे किया वो अपन लिखा, इससे भी डिविडेंड पे किया वो लिखा, लेकिन ये जो डिविडेंड पे कर रहा है उसमें से प्रोपोर्शनेट इसको मिल रहा है, तो वो इसके पीएनएल में ऐड करना बाकी। समझा? डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, इसके पास कितना शेयर्स है मीन्स अलग अलग दो वे से निकाल सकते हो। या तो पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालो, 45,000 पे वो अप्लाई करो तो आंसर आएगा। या तो दूसरा कि ये 15% डिविडेंड पे किया ना, तो इसके पास कितना शेयर्स है? 6,000। 6,000 ऑफ 10 इंच है तो 60 का 15%। ठीक है, जिसको जैसे कंफर्टेबल है वैसे वो फाइंड करो, राइट अमाउंट निकालो, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9। समझ में आया? तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसको भूलना नहीं है। पहले वाले सब में ये नहीं था, क्योंकि वहां पे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं था वो सब में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था लेकिन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसके लिए वो पार्ट मिस हो गए।
चलो अभी पहले का 30। आगे बढ़े। अभी तक अपन अमालगमेशन स्टार्ट नहीं किया है। अभी अपना सम रेडी हुआ, अमालगमेशन का सम रेडी हुआ, अभी अपना अमालगमेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो। ठीक है। अब इस पे केयरफुल ये एक रहना कि ये सब में जो डेट दिया था ना, वो 30 अगस्त का डेट दिया था। ठीक है, तो 30 अगस्त के हिसाब से वो डिविडेंड पेड ऐसा अपन एज्यूम कर। ठीक है, तो ये पीएनएल में जो प्लस माइनस हो गया ना, और उसके बाद में हमने बैंक को बैलेंस शीट दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो 1,09,000 और 37,000 है, वो आफ्टर डिविडेंड पेड, आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड है, सब प्लस माइनस हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ये डिविडेंड पेड नहीं है, सबने क्लियरली बोला है कि उन्होंने 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी कि अभी तक 1 महीना खत्म नहीं हुआ है, तुमने डिविडेंड पे नहीं किया रहेगा। वर्ड क्या था सब में? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, नॉट पेड। ठीक है, तो वो डिविडेंड पेएबल तुमने के लायबिलिटी में आएगा, तो पीएनएल का वर्किंग यही रहेगा। ठीक है, पीएनएल का वर्किंग यही रहेगा, लेकिन वो जो डिविडेंड पेएबल है 120 और 45, वो दोनों को लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा, और इसके असेट में डिविडेंड रिसीवेबल का 9,000 का इफेक्ट आएगा। समझा? और एनए पर अमालगमेशन में तुम लोग को ये लेना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड को अपन टेक ओवर करते, देखो वो लिस्ट बनाया था उसमें वो लिखा था हमने, प्रपोज डिविडेंड को टेक ओवर करते हैं। तो अगर डिविडेंड पेड नहीं रहेगा, तो फर्स्ट दोनों कंपनीज के लायबिलिटीज में लिखना है डिविडेंड पेएबल। पीएनएल का यही बैलेंस आएगा 191 और 89, उस पर कोई चेंज नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली लायबिलिटी बढ़ेगा, तो दोनों का बैंक बैलेंस वो चेंज हो जाएगा। नहीं, आगे वो पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। तो पहले तो अपन ये लिखेंगे 120 और 45, प्रेफरेंस के डिविडेंड को जस्ट ऐसे ही लिख देना है, उस पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि उस पर इंटर कंपनी को चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये 20,000 ऐसे ही आ जाएगा, 120 और 45 तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, 9,000 यहाँ के असेट में आएगा। अब तुम लोग एनए का वर्किंग करोगे, एनए के वर्किंग में तुम लोग स्मॉल का असेट्स एंड लायबिलिटीज लोगे, तो उसमें जो डिविडेंड रहेगा 45 वो एनए में जाएगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी जाएगा ही, उस पर कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो ये 20 और 45 ये जाएगा एनए में। बाद में पर पीसी वर्किंग करेंगे, बाद में आएगा डिफरेंस, बाद में रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बना के सेलिंग का कंपनी को क्लोज करेंगे। सेलिंग का कंपनी क्लोज करने के टाइम पे प्रपोज डिविडेंड को रेगुलर लायबिलिटी के हिसाब से रियलाइजेशन में डाल देने का, उसका कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं, वो एक रेगुलर लायबिलिटी बन चुका है। समझा? तो ये 20 और 45 ये रियलाइजेशन में चला जाएगा, और सेलिंग कंपनी बंद हो जाएगा। परचेजिंग कंपनी में जब भी फर्स्ट एंट्री लिखोगे, तो तुम लिखोगे एनए से असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, तो लायबिलिटी में ये भी आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड एंट्री नंबर 1 में। तुम विजुअलाइज कर रहे हो ना पूरा फ्लो? ठीक है, तो जब भी तुम पहला एंट्री लिखोगे, तो उस पर लिखोगे 1 बाय 1 असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, और लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड भी आ जाएगा। अब इसकी बुक में ऑलरेडी डिविडेंड रिसीवेबल है। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड पेएबल वो हमने लायबिलिटी में टेक ओवर किया, तो उसको अपने को नॉक ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि 9,000 45 से माइनस होगा, और जो रिमेनिंग डिविडेंड है 36,000,
उतना ही वो लोग अपन इन्वेस्टर्स को पे करें, यानी कि जितना डिविडेंड अपने को खुद को मिलने वाला है वो भी पे नहीं कर, तो वो क्रॉस कैंसलेशन का एंट्री लिखना पड़ेगा, डिविडेंड पेएबल टू डिविडेंड रिसीवेबल। समझा? तो इतना सारा इफेक्ट आता है अगर एक वर्ड डिफरेंट रहेगा तो। ठीक है, चलो। तुम बोलेगे सर ये क्यों दिया सर? ओके चलो, तो ये पार्ट अपना हो गया। अभी अपन जाते हैं एनए वर्किंग पे, नेट असेट्स। अब यहाँ पे आईवी वाला मेथड नहीं है तो सिर्फ स्मॉल का ही एरे बनाना है। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, उसमें पहला बिल्डिंग। अच्छा गुडविल एक दिया है ना, गुडविल बता दो मुझे वरना वो ही भूल जाएगा तो। गुडविल 50 ये गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग, अब उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, अदर फिक्स्ड एसेट एट 10% अबव द बुक वैल्यूज। तो अदर फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये तीनों आ जाए, ये तीनों को 10% अबव बुक वैल्यूज रिकॉर्ड करना है। समझा? तो पहला बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब सुनो, वो लोग ने वर्डिंग जो दिया उसके हिसाब से उसका मीनिंग क्या होता है। पहले मार्च में रिवैल्यू करो और बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन मार्च में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बिल्डिंग का वैल्यू मार्च का बताओ। बिल्डिंग मार्च में कितना था, किसका, स्मॉल का। एनए स्मॉल का बना रहे हो ना, आप बिग का क्यों ले रहे हो? ठीक है, कितना है, 1 लाख है। तो 1 लाख प्लस 10%, ठीक है, यानी कि 1.1 लाख। वर्किंग नोट ही बनाना अच्छा रहेगा ना। revaluation of other fixed asset, building on 31st March 95, 1 lakh, add 10%, तो 110, ठीक है, माइनस depreciation at the rate of 5% for 6 months। 110 पे 5% 6 months का लो। समझा? पता चला एवरीवन? ठीक है, तो 1,07,250। वैसे सेम वे मशीन का भी वर्किंग करो। मशीन ऑन 31st March 95, बताओ। अच्छा ये तुम लोग बनाना, मुझे फाइनल आंसर बता। 2 लाख 277,500, यानी कि 250 प्लस 10% माइनस 7.5%, 305,250। ठीक है, 2,50,000 प्लस 10% माइनस 7.5%, 7.5 यानी कि 6 मंथ्स। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? हाँ, 2.5 किसका? अच्छा, तो कहाँ से लिया मैंने? 3 लाख। ठीक है, चलो फर्नीचर, फर्नीचर का बताओ ओरिजिनल कितना है? 60,000 प्लस 10% माइनस 5%, 62,700।
ठीक है। चलो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इंटरकंपनी है और वो स्मॉल में नहीं है तो वो नहीं आएगा। स्टॉक 150, ये सबका रिवैल्यूड अमाउंट तो दिया नहीं है ना। 150 वो बुक वैल्यू है, ठीक है, तो वो ये आएगा और उसका फर्दर रिवैल्यूड अमाउंट दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था, वो लोग ने उसमें भी बोला था कि कुछ एबनॉर्मल आइटम है वो छोड़ के बाकी का 10% बढ़ाओ वैल्यू, ठीक है, तो वो अपन रिवैल्यूड अमाउंट लिया था, तो ये वैल्यू में भी रिवैल्यूड अमाउंट आ सकता है अगर सब बताएगा तो। यहाँ पे वो सब बताया नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है वही रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। तो 150, डेटर्स 250, कैश ऑफ बैंक 37,500, लेस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, उसमें एक ही आएगा क्रेडिटर्स 210। चलो इन्हें बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये हो गया एन ए। पीसी में उन्होंने बोला कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेंगे, यानी कि फुल पीसी इज नॉट गिवन, तो एन ए इक्वल टू पीसी, ठीक है। फुल पीसी इज नॉट गिवन, therefore एन ए इक्वल टू पीसी। सो एन ए इक्वल टू पीसी इक्वल टू 752 700। इसमें से पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस कर दो। कितना दिया पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर? The preference shareholder of small limited are to allot 10% preference share of big limited and equity share of small are to receive requisite number of equity share of big। यहाँ पे वो लोग ने बोला नहीं है कि कितना शेयर इश्यू करेंगे और कौन से प्राइस पे इश्यू करेंगे, तो जितना है उतना ही इश्यू करें। और दोनों का प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का ही है। नहीं, इसमें है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर, तो जितना अमाउंट है उतना ही अपन पे करेंगे, यानी कि 2 लाख। तो मिलेगा पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर 552 700, ठीक है। अब जो नया शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 15 रुपए पे कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय इश्यू प्राइस 15, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पॉइंट पे आ रहा है, बताओ। इसपे से प्रोपोर्शनेट होल्डिंग माइनस करो। इंटर कंपनी है ये, रेगुलर सब नहीं है, ठीक है। तो अब इसके पास 6,000 शेयर है, 6,000 है ना, आउट ऑफ इसका टोटल 30,000, ठीक है। तो 6,000 आउट ऑफ 30,000 यानी कि 20% शेयर है, तो 20% माइनस करो। लास्ट 477.33, ये नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ, ठीक है। नाउ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में इशू नहीं कर सकते, तो जो 0.33 शेयर है उसके लिए अपने को कैश देना पड़े, राउंड ऑफ नहीं करने का, ठीक है। 0.33 को इग्नोर किया तो कोई तो शेयर होल्डर है जिसको पैसा मिला ही नहीं, और अगर उसको अपर पे राउंड ऑफ किया 478 ले लिया, तो हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे अपन बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं देने का, जितना है उतना ही, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में,
इन इक्विटी शेयर 29,477 इन कैश 0.33, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या है 15। यहाँ पे या ध्यान से सुनो, प्रायोरिटी मार्केट प्राइस रहता है, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस डिफरेंट रह सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट क्यों रह सकता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल वही केस लेते हैं, रिलायंस एमआरएफ को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें एक्सचेंज रेशियो डिसाइड किया और आंसर पॉइंट में आया, ठीक है। तो जनरली रिलायंस जो अपना शेयर इश्यू करेगा वो अभी करंट मार्केट प्राइस पे इश्यू करेगा, बराबर। अब जब ये नेगोशिएशन होता है ना, तो मे बी पॉसिबल कि रिलायंस जो रियल मार्केट प्राइस है उससे इश्यू प्राइस को थोड़ा कम रखे, या फिर उससे ज्यादा भी रख सकता है। ज्यादा तो एमआरएफ वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो कम भी रख सकता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि इश्यू प्राइस डिसाइड करने के लिए वो लोग 3 महीने का, 6 महीने का एवरेज जो प्राइस रहता है ना, वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं शेयर मार्केट का। वो वेटेड एवरेज प्राइस को इश्यू प्राइस करके कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो लोग सोचो कि रिलायंस जब एमआरएफ को टेक ओवर करेगा तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है कि 1-2 दिन में पूरा फाइनलाइज कर लो, शेयर इश्यू करके खत्म कर दो। पहले तो दोनों का मीटिंग्स होगा, बहुत सारा नेगोशिएशंस होगा, बाद में डील फाइनलाइज होगा, बाद में वो लोग ये अप्लाई करेंगे एनसीएलटी वगैरह को। जब ये लोग से परमिशन आएगा, कंपटीशन कमीशन वगैरह का केस रहेगा, तो वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा कि वो लोग परमिशन दे। ये सब लीगल परमिशन आने के बाद में फाइनली अमालगमेशन लीगली अलाउड है, उसके बाद में वो लोग डील को आगे बढ़ाएंगे और शेयर वगैरह इशू करेंगे। 1.5 साल 2 साल जब तक ये सब परमिशन नहीं आता है हर लीगल अथॉरिटी से, तब तक ये अमालगमेशन होता ही नहीं है। और ये सब में तो शेयर का भाव जमीन आसमान ऊपर नीचे होगा। तो फाइनली इश्यू प्राइस पकड़ेगे क्या? तो ये लोग क्या करते हैं, लास्ट जब ये फाइनली शेयर का इश्यू करने का डेट आएगा, वो डेट से पहले का जनरली 6 महीने का वेटेड एवरेज प्राइस वो लोग निकालते। वेटेड एवरेज यानी कैसे? एक शेयर का भाव का एवरेज नहीं निकालेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस। वो 6 महीने का डेली का लेंगे, एक्सेल में लेना पड़ेगा, 6 महीना बोला तो 180 डेज, ठीक है। और उसका वेटेड एवरेज वो लोग फाइंड करेंगे और वो फाइनली इश्यू प्राइस पकड़ेंगे। समझा? कभी कभी 1-1 साल का भी वेटेड एवरेज ले सकते, कभी कभी वो लोग ऐसे करते कि वीकली एवरेज का वेटेड एवरेज, डेली का नहीं, ठीक है। और उस पर भी वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डेली जो भाव रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसका एवरेज और उसका 6 महीने का एवरेज ऊपर से गया ना। मार्केट आज 9:15 को ओपन होगा, तो 9:15 को क्या प्राइस था? सपोज रिलायंस का भाव 2,900 पे, 3:30 को मार्केट बंद हुआ, ठीक है, तभी 2,950 हो गए। तो आज का दिन का प्राइस क्या पकड़े? तो जनरली जो क्लोजिंग भाव रहता है वो पकड़ते 2,950। लेकिन वो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज वो आज का दिन का प्राइस, तो 2,925 वो आज का प्राइस। वैसे 6 महीने का प्राइस लो और वो जो 6 महीने का प्राइस आएगा उसका वेटेड एवरेज निकालो। समझा? तो ऐसा सब प्रैक्टिकल में होता है, इसके लिए मैंने बोला कि इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों सेम रहेगा, गारंटेड नहीं है। वेटेड एवरेज प्राइस वो मार्केट प्राइस से कम भी आ सकता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे जो लेते हैं ना, वो मार्केट प्राइस को लेते हैं। लेकिन सब में का मार्केट प्राइस नहीं दिया रहेगा, तो इश्यू प्राइस को ही मार्केट प्राइस पकड़ना है। एजम्पशन ये है कि जो प्राइस वो लोग फॉलो कर रहे हैं इश्यू करने के लिए, दैट इज नथिंग बट मार्केट प्राइस। क्लियर? चलो, तो ये 5 रुपया हो जाएगा, तो 5 रुपया कैश देना पड़ेगा। और ये कितना आ रहा है? 442, 155। अब ये दोनों को ऐड करो, तो 442, 160, ये अपना टोटल पीसीओ, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करोगे ना, तो 550 to 700 आता पीसी टू इक्विटी, उसमें से 20% माइनस कर दो। 550 to 700, उसमें से 20% माइनस कर दो। समझा?
तो ये एक संतुलन को बहुत सारा सरप्राइज लेके आया है, ठीक है। और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, एक और पार्ट अपना बाकी है, डिफरेंस। चलो, एने एने कितना? क्या? पीसी, पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये 2 लाख। पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये 442,160 एक्चुअल। ठीक है, तो 642,160 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 442,160 अपन दे रहे हैं, ठीक है, ये अपन 80% के लिए दे रहे हैं, तो 100 का, यानी 80 का नहीं, 20 का कितना? ये 80 के लिए ना, तो 20 का कितना, क्योंकि 20% माइनस किया था, वो अपना इन्वेस्टमेंट का बैग। तो 80% के लिए 442,160 है, तो 20% के लिए कितना, कितना आ रहा है? 540। चलो, ये दोनों को माइनस करो, डिफरेंस निकालो। ठीक है। बस इतना ही है ये सब में। कंसेप्ट इतना ही है। अभी प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, टी फॉर्मेट में भी बना लो, ठीक है, बाद में तुम लोग उसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, सबसे पहले लाइबिलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी देखो ये जो इन इक्विटी शेयर हम लोग लिख रहे हैं ना, 29,477 शेयर हम लोग इश्यू कर रहे हैं, शेयर ऑफ 10 ईच है, ठीक है। तो 2,94,770, ठीक है, इतना इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 8 लाख है, ठीक है, तो 8 + 10 यानी कि 10,94,770, ये आएगा इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच। समझा? लिखो इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, उस पर ब्रैकेट में लिखो 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 294,770, 8 लाख प्लस 294,770, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे बिग में प्रेफरेंस शेयर नहीं था, लेकिन उन्होंने पीसी में प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, तो वो भी आ जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व सिर्फ बिग का आएगा, बराबर, स्मॉल का टेक ओवर नहीं होता है ना, तो 3 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख। नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट,
अब पीएल में देखो 191,600 है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग को इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा और उसका रिजल्टिंग इफेक्ट पीएनएल पे जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है, 60,000 है, और उसका फेयर वैल्यू कितना है, तो 110,540 है, ठीक है। तो 50,540 ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो पीएनएल में ऐड हो, समझ में आया, ठीक है। तो उसको अंडरलाइन करके लिखो, पीएनएल को अंडरलाइन करके, कर लिया अंडरलाइन, ठीक है। देखो बैलेंस ऑफ बिग, बैलेंस ऑफ बिग इनर कॉलम में लिखो 191,500, 191,500 प्लस, नेक्स्ट टाइम प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 50,540, 50,540, ठीक है। हम्म, हाँ, तो ये जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिजर्व था वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अभी एनए से डिफरेंस का अपने को रिजर्व कवर करना है, एनए में तो कोई रिजर्व है नहीं, ठीक है। पीसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो ये 29,477 इंटू 5 रुपीज, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 29,477 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर में कोई प्रीमियम नहीं है, वरना उसका भी प्रीमियम अपने को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अभी आते हैं डिफरेंस पे, डिफरेंस में कैपिटल रिजर्व रहेगा तो वो आएगा, लेकिन वो नहीं है, तो ये एनएपी से डिफरेंस अपना कवर हो गया, और कोई एडिशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 180 प्लस 210, 180 प्लस 210, ठीक है। तुम लोग कौन सा बैलेंस शीट देख रहे हो, ये वर्किंग नोट वाला देखना है, सितंबर वाला, ओके। नेक्स्ट, असेट में आ जाओ, असेट में तुम लोग यहाँ पे बिग का बैलेंस शीट, बिग का बैलेंस शीट और स्मॉल का एनए लो, ठीक है। बिग का बैलेंस शीट और स्मॉल का एनए, ठीक है, वो दोनों को ऐड करना है। तो पहला गुडविल सब में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वहां का से गुडविल आएगा, तो देखो गुडविल 50,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग, स्मॉल का एनए से लो और बिग का बैलेंस शीट से लो, तो 195 प्लस 1,07,250, 195 प्लस 1,07,250, वैसे ही मशीनरी और फर्नीचर का भी लो, बिग बैलेंस शीट से स्मॉल का एनए से, हो गए। चलो, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल, लेकिन वो तो राइट ऑफ हो गया, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा स्टॉक,
120 प्लस 150, सेम रूल, बिग का बैलेंस शीट से स्मॉल का एनए से। डेटर्स 380 प्लस 250, 380 प्लस 250। हाँ, बैंक ब्रैकेट में लिखो 1,09,000, 1,09,000 प्लस 37,500, 37,500 माइनस ₹5। जो पीसी में ₹5 दिया ना कैश, वो तुम्हारे बैंक से माइनस होगा। तो 1,09,000 प्लस 37,500 माइनस ये ₹5 जो कैश दिया पीसी का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ बिग का आएगा 50, स्मॉल का अपन टेक ओवर नहीं करते। गड़बड़ है ना? हाँ अल्लाह। अभी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, सॉल्यूशन को नहीं। ये 750 to 700 जो है वो 500 लेके कि बिना 500 है, जरा देख लो। लेके तो रुको, ये 37,500 करो और ये 29,500 करो। होगी ना? लेते नहीं तो क्वेश्चन में, अभी मुझे वो रिवाइज वाला भेजना पड़ेगा तुमको, पीडीएफ में चलो चेंज नहीं करते। हुआ टैली? तो एक चेंज हमने किया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो सबने दिया था 30,000, उसको कम करके 29,500 किया, तो वो 37,500 वही वहां पे रहने लगी। ठीक है। अब इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर इक्विटी से माइनस करना।